नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला भी चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32, सांप्रदायिक पुरस्कार एवं पूना पैक्ट, पूना समझौता 1932। प्री और मेंस के लिए जितनी भी चीज़ें जाननी है आपको इस संदर्भ में, इस टॉपिक में, आपको मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट पढ़ा दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है 25-30 मिनट का हो, लेकिन आपको डटे रहना है क्योंकि प्री और मेंस निकालना है, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचोगे, तभी सिविल सर्विस क्रैक करके ऑफिसर बन पाओगे। वन शॉट वीडियो है, पीवाईक्यूज होंगे इसमें प्री और मेंस के साथ में, वो भी समझा दूंगा आपको। तो एक बार टॉपिक समाप्त करोगे आप तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। आंसर राइटिंग के लिए मैंने पीवाईक्यूज भी इसमें डाले हुए हैं, वो भी आप आराम से उससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बीपीएससी पाठशाला भी चौहान पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पुरस्कार एवं पूना समझौता। सबसे पहले पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। परिचय। सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या? क्या था ये? अन्यायपूर्ण कानूनों को अहिंसक तरीके से तोड़ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का काम था जो अन्यायपूर्ण कानून बने हुए थे उसको अहिंसक तरीके से तोड़ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अहिंसा का सहारा लेना है गांधी जी का, है ना। सरकार के साथ असहयोग करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। इसकी शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से हुई। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक तरीके से उल्लंघन करना था। यह असहयोग आंदोलन 1920-22 के बाद दूसरा बड़ा जन आंदोलन था। यह पहला आंदोलन था जिसमें पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया गया। इसके अंतर्गत नमक कानून तोड़ना, करों का भुगतान ना करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी संस्थाओं का विरोध करना और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शामिल था। तो मैंने इस स्लाइड में आपको बस समझाना है कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, किस तरह से गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और किन किन चीजों का सहारा लिया और किस चीज को, पूर्ण स्वराज को कैसे राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया। यहाँ पर मैंने एक फोटो डाला है, ये भी आपका गूगल से ही लिया गया है, ये मैंने कुछ बनाया नहीं है, और बस आपको रिलेट करने के लिए कि आपको थोड़ा अच्छा लगे देख के। आगे है आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे कि जिसने आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो सबसे पहला आता है साइमन कमीशन। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, पूरे देश में विरोध हुआ, नारा था साइमन गो बैक। यही साइमन कमीशन आया था जिसके साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए लाजपत राय को लाठी पड़ी थी अंग्रेजों के द्वारा और उनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर जाके सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। तो ये वही साइमन गो बैक वाला है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, 1928 में आया था। ये मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की बात नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है। भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। इरविन घोषणा, लॉर्ड इरविन 1929। वायसराय लॉर्ड इरविन ने भविष्य में डोमिनियन स्टेट का वादा किया था, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं बताया। लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया। 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार गांधी जी को दिया गया। यहाँ पे सारे डेट को अच्छा से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार तिरंगा का फहराया गया 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब माना गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ये सब प्रश्न है यहाँ से, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे, है ना। आर्थिक कारण, नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार। नमक कर गरीबों पर बोझ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट आ गया था। राजनीतिक कारण क्या थे? साइमन कमीशन में भारतीयों की अनदेखी की गई थी, सारे सदस्य उसके जो थे वो अंग्रेज थे। क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी और पूर्ण स्वराज की मांग, ये सब राजनीतिक कारण थे। सामाजिक कारण क्या था? जनता में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाना था और ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष का भाव उस समय था। गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, जो कि बाद में, अब मैंने यहाँ पे लिखा है, सरकार ने इनमें से किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया, फिर भी रखी तो थी। तो हम उन मांगों को एक बार पढ़ लेते हैं। प्री में नहीं, लेकिन मेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री में अगर ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सी मांग नहीं थी और कोई अलग स्टेटमेंट, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आंसर देना, लेकिन मेन्स के लिए आप इसको याद रखिएगा। यहाँ गांधी जी है, नमन कीजिए। तो पहला मांग जो था वो है रुपये पाउंड अनुपात को कम किया जाए, भूमि कर लगान 50% कम हो, नमक कर समाप्त किया जाए, सैन्य खर्च कम किया जाए, बड़े अधिकारियों का वेतन कम किया जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, सीआईडी में सुधार हो, भारतीय उद्योगों को संरक्षण मिले, शराब व मादक पदार्थों का नियंत्रण हो,
तटीय जहाजानी भारतीयों के लिए आरक्षित हो और हथियार लाइसेंस पर जनता का नियंत्रण हो। आप देखो इसको, रुपये पाउंड का अनुपात कम किया जाए, क्यों करेंगे अंग्रेज? भूमि कर उनकी संपत्ति का बढ़ने का साधन था, क्यों कम करेंगे? नमक कर नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? सैन्य खर्च को कम किया जाए, फिर तो हम हावी हो जाते। अधिकारियों का वेतन हो ही नहीं सकता, आज भी नहीं होता। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, फिर वो बोलेंगे कि बवाल करेंगे जाके। सीआईडी में सुधार हो, नहीं होगा। उद्योगों, भारतीय उद्योग को संरक्षण क्यों देंगे? जब वो ड्रेन ऑफ वेल्थ करना था और यहाँ के सारे उद्योगों को नष्ट करना था और अंग्रेज के सामान को यहाँ बेचना था, इंग्लैंड के सामान को, तो वो संरक्षण क्यों देंगे? शराब मादक पदार्थ शुरू से ही बड़ा टैक्स आता था इसमें से, इसलिए नियंत्रण कभी नहीं देगा इन भारतीयों को। और तटीय जहाजरानी भारतीयों को रक्षित क्यों करेंगे वो? और हथियार लाइसेंस पर जनता का नियंत्रण होगा तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। तो ये ऐसी मांगे थी जिनको सरकार ने अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। फिर भी 11 मांगे गांधी जी ने रखी थी सविनय आंदोलन के दौरान, ये आपको जानना जरूरी है। अब कैसे शुरू होता है? तो दांडी मार्च की जाती है। शुरुआत कब होती है दांडी मार्च की? 12 मार्च 1930 को। स्थान क्या था? साबरमती, अहमदाबाद। यहाँ से दांडी तक गए थे। दांडी मतलब दांडी से नहीं निकले थे, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी तक पैदल यात्रा किए थे। समापन कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को। ये ध्यान रखिएगा, 12 मार्च को शुरू हुआ था, 5 अप्रैल को पहुंचे थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दांडी में नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। दूरी लगभग 390 किलोमीटर थी और इनके साथ 78 स्वयंसेवक चल रहे थे। इसमें बिहार से भी एक थे, मैंने बीपीएससी वाले में आपको बताया है, वहां जाके पढ़िएगा। गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? नमक को ही तोड़ना, नमक आंदोलन को ही तोड़ना और क्यों चुना? ठीक है, नमक हर व्यक्ति की आवश्यकता है, गरीब और अमीर दोनों इसका उपयोग करते थे। सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया, जनता को जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम था। जब भी खाना खाएगा, अमीर हो गरीब हो, नमक डालेगा और इस आंदोलन को याद करेगा। आंदोलन के दौरान विरोध के तरीके क्या अपनाए गए? नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, टैक्स नहीं देने की बात की गई, अदालतों का बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरी छोड़ने की बात की गई और सत्य और अहिंसा का पालन किया गया। महिलाओं की भूमिका क्या रही? शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर उन्होंने धरना दिया। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी। ये प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन से महिलाएं बड़ी संख्या में कब जुड़ी? वो जुड़ी थी दांडी मार्च में, सविनय अवज्ञा में। ठीक है, रानी गाइदिन्ल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, विभिन्न वर्गों के भागीदार की बात करते हैं, मेंस के लिए है ये। शामिल वर्ग कौन कौन से थे? महिलाएं थी इसमें सविनय अवज्ञा में, किसान थे, मजदूर, व्यापारी, छात्र और आदिवासी। कम भागीदारी किन्होंने करी? कुछ क्षेत्र में मुसलमानों की भागीदारी कम रही, शहरी क्षेत्रों में वकीलों की भागीदारी भी सीमित रही। ये सभी पढ़ रहे हैं। अब आंदोलन जो फैला वो कहाँ कहाँ फैला और गतिविधि क्या रही उसके बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु में जो नेता थे सविनय अवज्ञा के, वो थे सी राजागोपालाचारी और गतिविधि थी वेदारण्यम नमक यात्रा। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस नमक सत्याग्रह कर विरोध किया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी खुदाई खिदमतगार संगठन के द्वारा बना इसका विरोध किया। धरसाना में सरोजिनी नायडू जी, भारत कोकिला, नमक कारखाने पर सत्याग्रह किया। खेड़ा में बारदोली में सरदार पटेल और बारदोली की महिलाओं ने ही पटेल को सरदार कहा था, लगान न देने का आंदोलन किया। संयुक्त प्रांत में नेहरू जी थे, राजस्व विरोध किया। बिहार में अंबिका कांत सिन्हा थे, नमक सत्याग्रह किया। और ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी थे, तटीय सत्याग्रह किया। ये मैंने यहाँ पे डाला है। अगर इस तरह से भी प्री में प्रश्न पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तो इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे है गांधी इरविन समझौता। आगे बढ़ते हैं, हम गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं, जो 5 मार्च 1931 को हुई थी। सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया, व्यक्तिगत उपयोग हेतु नमक बनाने की अनुमति दी और दमनकारी आदेश वापस लिए। गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया, सविनय अवज्ञा, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी। 30 में वो नहीं गए थे, चल रहा था आंदोलन। 31 में उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, और फिर 32 में नहीं गए। कराची अधिवेशन 1931 की बात करते हैं। उद्देश्य क्या था? गांधी इरविन समझौते का समर्थन करना, पूर्ण स्वराज की पुनः पुष्टि की गई, मौलिक अधिकारों पर जोर दिया गया और आर्थिक न्याय की बात की गई। इसको डिटेलिंग आप खुद भी कर सकते हो। आंदोलन की वापसी, फिर से दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा सविनय अवज्ञा कैसे आता है? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। 1932 में आंदोलन पुनः शुरू हो गया। अंग्रेजों ने कठोर दमन किया। मई 1933 में आंदोलन स्थगित हुआ। अप्रैल 1934 में औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हुआ था, दूसरी बार 1932 में हुआ था। इसका महत्व क्या रहा आंदोलन का? राजनीतिक महत्व की बात करें तो कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन के रूप में मजबूत हुई, पूर्ण स्वराज की मांग जन जन तक पहुंची। सामाजिक महत्व क्या था? महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों तक आंदोलन फैला। आर्थिक महत्व क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं का आयात घटा और सरकारी राजस्व कम हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो विश्व भर में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की पहचान बनी और टाइम मैगजीन में गांधी जी की फोटो आई, उनको स्थान मिला। सीमाएं क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता तत्काल नहीं मिली, मुस्लिम भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही, भारतीय उद्योगों को बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ और सरकारी दमन काफी कठोर हो गया। तो इस तरह से हमने सविनय अवज्ञा को डिटेल से पढ़ा प्री और मेंस के लिए। अब पढ़ते हैं हम गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए थे। पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेंगे, फिर एक एक करके तीनों को पढ़े हुए, तीनों का एक साथ रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1930 से 32 के बीच लंदन में आयोजित 3 सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी, जिसका उद्देश्य था भारत के भविष्य के संविधान और डोमिनियन स्टेट्स पर चर्चा करना, ठीक है। सफल नहीं हुआ था। क्यों बुलाया गया था? 1930 में साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन तेज हो रहा था, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ संतोष था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया इंग्लैंड में, ठीक है। डोमिनियन स्टेट क्या होता है ये समझ जाइए। यहाँ पे डोमिनियन स्टेट की मांग की बात हो रही है। आंतरिक मामलों में स्वशासन, स्वायत्तता, संप्रभुता, लेकिन ब्रिटिश सम्राट के अधीन रहना, ये है डोमिनियन स्टेट। हम आपके अधीन रहेंगे लेकिन हमें स्वतंत्रता दे दो अंदर से। उस समय के उदाहरण थे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं जो 1930 में हुआ था। तो तिथि क्या थी? 12 नवंबर 1930। कहाँ हुआ था? लंदन में। अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, प्रधानमंत्री होंगे उस समय, और कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी। प्रतिभागी थी भारतीय रियासतें, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी और अन्य संगठन। कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया? कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था। अधिकांश नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जेल में थे, इसलिए भाग नहीं लिया था। प्रमुख मुद्दे क्या रहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के? संघीय शासन व्यवस्था की बात की गई, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही दी गई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई। आप याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों में गए थे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे। तेज बहादुर सप्रू ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव दिया। परिणाम क्या हुआ? भारत में संघीय व्यवस्था पर सहमति बनी। रक्षा और वित्त ब्रिटिश नियंत्रण में रखने की बात हुई। कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण सम्मेलन ये असफल हो गया, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। उसने अपने आप को इससे दूर रखा। दूर क्या रखा? सारे जेल में थे, इसलिए नहीं जा पाए और इस तरह से ये असफल हो गया। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, डेट था 7 सितंबर 1931। ये भी लंदन में, वही रैमजे मैकडोनाल्ड, और इसमें महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से इकलौते प्रतिनिधि, और ये एकमात्र था तीनों में से जिसमें महात्मा गांधी गए थे दूसरे वाले में। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए यह समझौता हुआ था। समझौते की मुख्य बातें क्या थी? कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेगी, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, दमनकारी अध्यादेश सरकार वापस लेंगे और अहिंसक राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। प्रतिभागी कौन कौन थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के? कांग्रेस, महात्मा गांधी, वही मुस्लिम लीग, वही हिंदू महासभा, वही बी आर अम्बेडकर और अन्य अल्पसंख्यक समूह। यहाँ पर जस्टिस पार्टी की बात नहीं है, नहीं लिखा गया है उसको। गांधी जी की प्रमुख मांगे क्या थी? जिम्मेदार सरकार हो, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर तुरंत उत्तरदायी सरकार बने, कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल का विरोध। अच्छा, ये लाइन आप समझिए, कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे कांग्रेस को अलग थलग करने की बात की जा रही थी कि कांग्रेस तो कुछ लोगों की पार्टी है, कुछ वकीलों की पार्टी है। तो महात्मा गांधी ने बड़े जोर से ये बात रखी थी वहां पे कि कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का विरोध किया, जो कि उस समय अंबेडकर जी कर रहे थे पहले वाले में। गांधी जी का तर्क था कि दलित भी हिंदू समाज का ही हिस्सा है, इसलिए उन्हें अलग अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। अलग समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा का उन्होंने विरोध किया, सबको एक साथ सुरक्षा दी जाए। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस और अल्पसंख्यकों के बीच मतभेद बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अलग अलग न किया जाए, है ना। यह सम्मेलन भी असफल हो गया। पर महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या की गई? सिंध को अलग प्रांत बनाया जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को विशेष दर्जा दिया जाएगा, सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड की संभावना सामने आई। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तथ्य है कि 17 नवंबर 1932 को हुआ था, 30, 31, 32 लंदन में, सेम रैमजे मैकडोनाल्ड, और कांग्रेस इसमें भी शामिल नहीं हुई, गांधी जी नहीं गए। दूसरे सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। गांधी जी और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। प्रतिभागी कौन कौन थे? तृतीय में 46 प्रतिनिधि थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर थे ही,
भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि थे, मुस्लिम नेता थे और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे। प्रमुख चर्चा क्या रही? उप समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, नए संविधान के प्रारूपों का विचार हुआ और अधिकारों के विधेयक बिल ऑफ राइट्स की मांग को टाल दिया गया। 1932 की बात हो रही है। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले रही है, जहां पे नए संविधान के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है और वहां पे अंबेडकर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिणाम क्या हुआ? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर आया 1933 में। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर दिया। इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना और हमें पता है कि जो हमारा संविधान है उसमें लगभग 200 आर्टिकल आउट ऑफ 395, मोर देन 200 आर्टिकल्स आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम 1935 भाषा शासन अधिनियम। तो आप ये देखिए कि जिस सम्मेलन में तृतीय सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं होती है ना, और उसी सम्मेलन में ये चर्चा होता है, व्हाइट पेपर आता है और बोला जाता है कि उसी के आधार पे 1935 का एक्ट बना और उसी एक्ट के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पूरा संविधान बनाया और वहां पे कांग्रेस नहीं थी उस समय। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रथम जो हुआ था 1930 में हुआ था, कांग्रेस अनुपस्थित थी, संघीय ढांचे पर चर्चा किया गया था। दूसरा जो हुआ था 1931 में, गांधी जी शामिल थे। अल्पसंख्यक विवाद बढ़ा क्योंकि हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा था कि अलग अलग सबको आरक्षण मत दो, अलग अलग सबको कैटेगराइज मत करो, हम सब एक हैं। गांधी जी का विचार बिल्कुल सही था, लेकिन विवाद बढ़ा। 1932 में फिर कांग्रेस नहीं गई और 1935 के अधिनियम की नींव पड़ी। ये मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। इस तरह से हमने तीनों सम्मेलन को डिटेल से पढ़ा। अब जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड की बात की गई थी उसके बारे में पढ़ते हैं और फिर इसी के वजह से जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे 1932 में। ठीक है, तो पहले पॉइंट से समझते हैं। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। उद्देश्य क्या था? विभिन्न समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, लेकिन दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचक मंडल देने के कारण इसका विरोध हुआ। ठीक है, इसी विवाद को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। ब्रिटिश सरकार भारत में संवैधानिक सुधार कर रही थी। 30 से 32 के बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। इन सम्मेलनों में विभिन्न समुदायों के राजनीतिक अधिकारों पर चर्चा हुई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा भी की। ये क्या था सांप्रदायिक पुरस्कार जो बार बार टर्म आ रहा है? ब्रिटिश सरकार का वह निर्णय जिसमें विभिन्न समुदायों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया। अलग निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लीजिए। कोई समुदाय केवल अपने समुदाय के उम्मीदवारों को ही वोट देगा। फूट डालो, है ना। किन किन समुदायों को शामिल किया गया? मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय गोरे और दलित वर्ग। आप 1909, 1919 सबको याद कीजिए। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, 1919 में सिखों के लिए भी अलग कर दिया गया। 1932 में ये बोल रहे हैं कि मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, गोरे, दलित सबको अलग अलग दे दो। क्या करना चाहते थे? खुद ही निष्कर्ष निकालिए। आगे आता है विवाद का कारण क्या बना। सबसे बड़ा विवाद दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को लेकर हुआ। गांधी जी का क्या मत था वो समझ लेते हैं। दलित हिंदू समाज का हिस्सा है, अलग निर्वाचक मंडल हिंदू समाज को बांट देगा। बिल्कुल सही सोच थी उनकी। इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी और यही अंग्रेज चाहते थे। यहाँ भी गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। गांधी जी उस समय यरवदा जेल पुणे में थे। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। पूरे देश में दबाव बढ़ गया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने और अम्बेडकर जी ने आपस में बातचीत करी और फिर सामने आता है पूना समझौता, पूना पैक्ट 1932। तिथि क्या थी? डेट था 24 सितंबर 1932। किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच। उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विवाद को समाप्त करना। तो पूना समझौते की विशेषताएं क्या थी? पूना पैक्ट में क्या क्या किया गया था? तो अलग निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, बहुत बढ़िया। दलित वर्गों को आरक्षित सीटें दी गई, आरक्षण ले लो, अलग से निर्वाचन मंडल नहीं लो, ठीक है। प्रांतीय विधानसभाओं में 71 सीटों को बढ़ाकर 148 किया गया, करना चाहिए। संयुक्त निर्वाचक मंडल ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू किया गया और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया। इस तरह से पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है। सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना समझौते में अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। जो आपको ऐसा लगेगा कि सांप्रदायिक पुरस्कार क्या है, कम्युनल अवार्ड क्या है और पूना पैक्ट क्या है, दोनों एक ही तो नहीं है, क्योंकि साथ साथ पढ़ा हमने। इसको एक बार अंतर को समझिए।
तो सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में आया था, पूना पैक्ट भी 1932 में आया था। सांप्रदायिक पुरस्कार ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था, पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, हमारा आपस का चीज था ये। सांप्रदायिक पुरस्कार में अलग निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, पूना पैक्ट में बोला गया नहीं संयुक्त रहेगा। वहां उस समय सीटों की संख्या 71 की गई थी सांप्रदायिक पुरस्कार में, यहाँ 148 कर दी गई बढ़ा के। उद्देश्य क्या था सांप्रदायिक पुरस्कार का? अलग राजनीतिक पहचान दे दें हर वर्ग को, लेकिन पूना पैक्ट में यह हुआ कि प्रतिनिधित्व देंगे, ना कि अलग पहचान, और सामाजिक एकता बनी रहेगी। सही चीज था, यहाँ मैंने फोटो डाला है और एग्जैक्ट वही फोटो है, ठीक है। महत्व क्या रहा पूना पैक्ट का? तो राजनीतिक महत्व की बात करते हैं, हाशिए पर पड़े समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला, भविष्य की आरक्षण व्यवस्था की नींव पड़ी। सामाजिक महत्व की बात करें, हिंदू समाज में विभाजन को रोका गया, सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। संवैधानिक महत्व की बात करें तो स्वतंत्र भारत की आरक्षण नीति को प्रभावित किया। आलोचना की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि अलग निर्वाचन मंडल हटाने से दलितों की राजनीतिक सत्ता कम हुई, जबकि बाकी इतिहासकारों का मत है कि यह एक व्यवहारिक समाधान थी और इससे सामाजिक एकता बनी रही। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप किस तरफ से हो, तो थोड़ा संतुलित रखिएगा अपने आंसर को, अगर पूना पैक्ट पे लिखने की बात आ जाए मेंस में तो, है ना। किसी भी एक पक्ष में घुस के मत लिख दीजिएगा, वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। आपको हर आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो सारे मेंस के प्रश्न में आपको अपना जो नजरिया है वो संतुलित रखना है, बिल्कुल। तो आगे देख लेते हैं प्री में पीवाईक्यूज कैसे आते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस ऐतिहासिक यात्रा से करी? बहुत ही सिंपल है, दांडी मार्च। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? दूसरे में। गांधी जी गए थे एकमात्र प्रतिनिधि। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन से भाग? अम्बेडकर जी का नाम आ गया, मैं बता चुका हूं। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और पूर्ण समझौता के बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। कॉमन जेनरिक क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन लेकिन पूछे जाते हैं। मेंस की बात करते हैं, कैसे प्रश्न आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन न केवल एक असहयोग आंदोलन था, बल्कि उससे आगे एक कदम था। जब आप आंसर पढ़ोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? असहयोग। लेकिन क्या ये सिर्फ असहयोग आंदोलन था? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर ये आगे बढ़ रहा था, ये कोई सीमित आंदोलन नहीं था, सीमित दायरे में नहीं था, सीमित लोगों के लिए नहीं था, इसलिए आपको ये बोला जाता है कि ये उससे एक कदम आगे था। और इस तरह से आप इस आंसर राइटिंग को डील कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कारणों पर सेम है। गांधी इरविन समझौता मैंने पीछे बताया है। सविनय अवज्ञा फिर से आ गया। गोलमेज सम्मेलन का क्या उद्देश्य थे? मैंने तीनों सम्मेलनों के उद्देश्यों को बताया है, लिखिए आराम से। जो बी आर अम्बेडकर थे द्वारा दलितों के लिए प्रतिनिधित्व मंडल की मांग ने कैसे रख, देखिए अगर ये मांग नहीं कर रहे होते तो आगे जाके पूना पैक्ट, गांधी जी अनशन पे नहीं बैठते, पूना पैक्ट नहीं होता और आरक्षण की बात नहीं होती। तो ये पूरी डिटेल आपको अच्छे से लिखना है। जो रंजन मैकडोनाल्ड थे, जो सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की बात करते थे, गांधी जी ने उसका विरोध क्यों किया? समझ में आई बात आपको? राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की बात हो रही थी। इसको अपने शब्दों में अच्छे से लिखिए, बाकी कंटेंट मैंने दिया है। पूरा समझौता को लिखिए और सेम ही है सारे प्रश्न। तो आप जो भी मैंने कंटेंट दिया है उससे इन सारे प्रश्नों का आंसर आराम से लिख पाओगे। थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाइए, आप बुक्स भी पढ़िए। जैसे राजीव बहिर सर की बुक मैंने स्ट्रेटेजी में बताई है आपको पढ़ने के लिए, कोई एक बुक का तो सहारा आपको लेना ही चाहिए। बाकी जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये सफिशिएंट है प्री और मेंस के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे पास वर्ड्स कम हैं, मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं वैसे तो पीडीएफ बना के आपको दूंगा। जब सारा सिलेबस कंप्लीट होगा आपको मेंस के प्रश्नों का पीडीएफ मिलेगा। बताओ समझो, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो ना सविनय अवज्ञा 1, 2 + 3, ये तो मैं ऐसा पीडीएफ दूंगा सविनय अवज्ञा पर कि तीनों में से इन तीनों के आंसर उसमें आपको मिल जाएंगे। वही 500, 800, 1200 वर्डों में रहेगा, शब्दों में, और आपको कहीं से भी प्रश्न आएगा आप लिख पाओगे, तो वो तो मैं आपको दूंगा। लेकिन तत्काल आपको एनसीईआरटी की बुक्स अगर जरूरत पड़े तो पढ़ लेनी चाहिए एक बार। और एनसीईआरटी वैसे तो बेसिक ही है, लेकिन अगर आप मॉडर्न के लिए सिर्फ और सिर्फ राजीव बहिर की बुक को एक बार गो थ्रू करते हो, हालांकि बुक काफ़ी मोटी है, काफ़ी सारे पेजेस हैं और बोरिंग सा बुक है वो, लेकिन सिविल सर्विस करना है, ऑफिसर बनना है, तो थोड़ा सा बोर हो जाइए, अभी बाद में मजे होंगे। तो उस बुक को एक बार आप रेफर कीजिएगा। मैंने अपने स्ट्रेटजी में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ उसी बुक को बोला है पढ़ने के लिए, और मुझे पता है मैंने क्यों बोला। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। अगर ना भी पढ़ पाए तो जो मैं कंटेंट बनाता हूँ वो बहुत सारे कंटेंट राजीव बहिर वाले सर से के बुक से भी होते हैं, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा था। तो आप इस पर भी अगर रिलाई करते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम भारत सरकार अधिनियम 1937 में जो हुआ था आपका कांग्रेस शासन, उसकी भी बात करेंगे, और इनको हम आगे बढ़ाएंगे और सिलेबस जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप प्री और मेंस के लिए जल्दी ही रेडी हो जाइएगा।
तो बीपीएससी पाठशाला भी चौहान चैनल का नाम है दोस्तों। आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना सिर्फ इसको पढ़िए, लगातार पढ़िए, रिपीट पढ़िए और रिवीजन कीजिए, 2-3 बार वीडियोस को पढ़िए, शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, वो भी कंटेंट वाइज ही होता है, उसमें कोई गाना नहीं बज रहा होता। और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों को भी बोलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो 25 मिनट का है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगा इसमें। आप अगर 1-1.5 की स्पीड में पढ़ोगे तो ये 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। 2-3 बार पढ़िए, सारे प्रश्न बनेंगे, कहीं से प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। अगला वीडियो में मिलेंगे अब 1935 और 1937 की बात करेंगे, डिटेल से पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। PYQ की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।